आज ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके बारे में अभी माननीय शाह जी ने अपने वक्तव्य में उनके प्रति श्रद्धा अर्पित की। सरदार पटेल हमारे नहीं अपितु पूरे भारत देश के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे जिन्होंने आज़ादी के बाद इस बिखरे हुए देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम ही नहीं किया, अपितु प्रशासनिक व्यवस्थाएं देश में कैसी चलें इसका भी उन्होंने साथ में रास्ता दिखाया था। बारडोली का सत्याग्रह उनके जीवन का ऐसा काल था जिसने उनको वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ गांव के अनपढ़ सामान्य लोगों को अपने विचारों से, अपनी तेजस्विता से और अपने व्यवहार से उन्होंने इतना मजबूत बना दिया था कि अंग्रेज जो किसी के सामने नहीं झुकता था, वो बारडोली के किसानों के आगे झुकना उसको पड़ा था। और जो भूमि कर अंग्रेज ने 22% और 60% तक उन किसानों पर लगाया। अंग्रेज ने बहुत यातनाएं किसानों को दी थी, उनके पशु छीन लिए थे, उनकी भूमि छीन ली थी, उनको बहुत डराने का प्रयास किया गया। लेकिन सरदार साहब ने इतना मजबूत किसानों को अपने विचारों से बनाया कि वो झुके नहीं और अंग्रेजी सल्तनत को झुकना पड़ा और 22 और 60% का कर 6.5% तक वापस लाना पड़ा। ये सरदार की बहुत बड़ी विजय थी। और इस बारडोली के सत्याग्रह ने पूरे देश में लोगों को, सामान्य जनों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने का जो स्वर दिया, जो मजबूती दी, वो अंग्रेज की चूल हिलाने में बहुत कामयाब रही थी। ऐसे महामानव व्यक्ति जिन्होंने एक काम नहीं अपितु किसानों के उत्थान के लिए, जैसे अमूल डेयरी की अभी चर्चा आपने की, सहकारिता का कार्यक्रम इतनी मजबूती से आगे बढ़ा है कि इस अमूल ने, सहकारिता ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में पूरे देश में स्थापित करने का काम किया। ऐसे महामानव की स्मृति को प्रणाम करते ही उनकी 150वीं जन्म जयंती हम मना रहे। सरदार साहब ने इस देश की एकता, अखंडता के लिए, किसानों की मजबूती और उनकी सहकारिता आंदोलन में जोड़कर समृद्धि का रास्ता बनाने के लिए, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देने के लिए जितना बड़ा काम किया था देश के लिए, वो सम्मान इस देश ने आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया था। लेकिन हम सब के लिए परम प्रसन्नता की बात है, इसी गुजरात की धरती के सुपूत और भारत के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके उस व्यक्तित्व को जाना, समझा और जिस सम्मान के वो हकदार थे, वो सम्मान 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित करके उन्होंने दुनिया के सामने उनके स्वरूप को रखा और बहुत भव्य एकता नगर की स्थापना आज उनके नाम से हुई और पूरे देश के लिए वो स्थल आज प्रेरणा का स्रोत बना है। सारा देश और दुनिया के लोग वहां आते हैं
और सरदार को जानने का पूरा अवसर उन सबको मिलता है और नए ज्योतिष्मान होकर के लोग वहां से जाते हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ये विश्वविद्यालय और यहाँ विद्या वल्लभ नगर विद्यानगरी आपने इसको बनाया। वास्तव में उनके द्वारा दिया गया ये चिंतन आज ये आनंद देश और दुनिया को आनंद देने का कारण बना हुआ, सुख देने का कारण बना हुआ है। ये उन्हीं की सोच का ही परिणाम है। भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए खुशी है कि ये विश्वविद्यालय, इसमें पढ़ने वाले बेटे और बेटियां बहुत बड़ी संख्या में 15,000 से ज्यादा आज डिग्रियां युवा बेटे और बेटियों ने प्राप्त की हैं। इनमें गोल्ड मेडल भी प्राप्त करने वाले युवा बेटे और बेटियां। मुझे अभी कुलपति महोदय बता रहे थे कि जो गोल्ड मेडल आज दिए जाएंगे उनमें बेटियों की संख्या बेटों से 3 गुनी ज्यादा है। अब मैं सब जगह इस बात को कहता हूं, नारी सशक्तिकरण। अब इसके साथ इन पहलवानों का सशक्तिकरण की भी सोचो आप। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये बिल्कुल पढ़ना की बजाय केवल अब मेडल बटेंगे ना, ये ताली बजाएंगे बस। तो इस स्थिति से बाहर निकालना पड़ेगा। आज युवा नशे की ओर बढ़ रहा है, मोबाइल में उसका बहुत समय बर्बाद हो रहा है। आज हमने ये चिंता करके इसके समाधान की दिशा में जाना चाहिए। बेटे और बेटियां बराबर से आगे की ओर बढ़े, तब इस रथ के दोनों पहिए समान होंगे तो ये गतिमान होगा। और प्रधानमंत्री जी का मिशन 2047 तक एक विकसित भारत हम बना पाए, इसमें बराबर हम सब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तपस्या करेंगे, तब उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन बेटे और बेटियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, पदवियां प्राप्त की हैं, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई उनको देता हूं। उनके अभिभावक पूज्य माता पिता जी भी यहाँ आए, उनको भी बहुत साधुवाद और अभिनंदन। बालक के जीवन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब वो अपनी शिक्षा को पूरी करता है और कार्य क्षेत्र में जाता है, तो ये समाज भी उनसे कुछ अपेक्षाएं रखता है। और ये समाज अपेक्षा रखता है, आज के समय की जितनी भी चुनौतियां समाज की, देश की जो भी समस्याएं, उनका समाधान पढ़ा लिखा जिम्मेदार युवा बेटे बेटी को बनना ही चाहिए। आज अपने देश में एक नई शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री जी ने हम सबको स्वदेशी का नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत का दिया, आज हमें विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का नारा दिया है। हम सब यहाँ पर जितने भाई बहन बंधु बैठे हैं, बहुत जिम्मेदार, बहुत पढ़े लिखे, बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे। जब कोई भी राष्ट्र प्रगति उन्नति करता है तो वो उस राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों के लिए सौभाग्य का उदय होता है। लंबी गुलामी के बाद आज हम आजाद ही नहीं अपितु विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले भारत के प्रधानमंत्री, बड़े नेता विदेश में जाते थे, कब गए कब वापस आए पता ही नहीं लगता था। आज दुनिया, भारत के प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, सारी दुनिया की नजर उनके ऊपर होती है। एक जमाना था जब
हर काम इस देश के लोगों को उनसे पूछ के करना पड़ता था। लेकिन आज जमाना बिल्कुल बदल गया। आज दुनिया आप लोगों से पूछ के रास्ते बनाने की ओर बढ़ रही है। कितना बड़ा परिवर्तन इन 10-11 वर्षों में देश में आया, ये हम सब के लिए गर्व है। और वर्तमान में जो डिग्री प्राप्त करने वाले बेटे बेटियां हैं, उनके लिए सुअवसर है। आज पूरे भारत में नए नए इंडस्ट्रीज आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं। आपने इन 11 सालों में बदलते देश को देखा है। आज देश के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं पर भी आप जाएं, आपको रोड का एक ऐसा नेटवर्क मिलेगा जहां हम घंटों लगाते थे यात्रा करने में, आज वो कुछ ही क्षणों में तय हो जाते हैं। आज दुनिया के जितने एयरपोर्ट्स थे वो सब बूढ़े हो रहे हैं और भारत के एयरपोर्ट सारे जवान हैं और नई टेक्नोलॉजी से बने हैं और वहां देख करके आनंद होता है। आज सेमीकंडक्टर, जिस पर हम विदेश पर आधारित थे, आज उसका हब हमारा गुजरात बन रहा है। बड़ोदरा में कार्गो जहाज बनने शुरू हो गए और दूसरे जहाज बनाने की तैयारी चल रही है। इस देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके। ये कितना बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। रेलवे की आप यात्रा करते होंगे, 10-12 साल पहले एक बिल्कुल रटी रटाई बात होती थी। जहां कोई बड़ा स्टेशन आने की संभावना हो तो पता लग जाता था, स्टेशन आने से नहीं लगता था। जब बदबू आनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ा स्टेशन आने वाला है। ये हालत थी हमारी। गंदगी के ढेर, सारा शहर वहीं बैठता था कि रेलवे की पटरियों के पास। आज रेलवे को देखते हैं तो कहीं वंदे भारत जा रही है, कहीं शताब्दी चल रही है, कहीं राजधानी चल रही है, कहीं दूसरी ट्रेन। आज लोग घड़ी ट्रेन को देख करके मिलाने लगे। इतना एक्यूरेट टाइम पर आज हमारी रेलवे चल रही है, इतनी साफ सुथरी व्यवस्था में चल रही है। जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की पूरी आबादी है, इतने लोग प्रतिदिन भारत की ट्रेन में यात्रा करते हैं। ये कितना बड़ा परिवर्तन आज देश में आ रहा है। शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति जो आने वाली भारत की पीढ़ियों के भविष्य को बदलने का कारण बनने वाली है। ये गली सड़ी व्यवस्था को बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मजबूती से, लाखों लोगों की सहायता आप जैसे विद्वानों की लेकर नई शिक्षा नीति जो आई है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनेगी। हमारी यूनिवर्सिटी इस शिक्षा नीति को अमल में लाएं और इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में श्री मिनेश शाह जी, सौभाग्य है मेरा इनका परिचय पिछले दिनों हुआ और जिस काम को ये करते हैं, ये काम करते और मैं इनका प्रचार करता हूँ गांव में जाकर के। ये अभियान चल रहा है। आजकल आप जानते हैं, लोग खेती की बात करते हैं, लेकिन मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूं। मैं उस खेती की बात नहीं करता। लोगों का काम एक चल रहा है कि लोगों का पेट भरना चाहिए। मैं कहता हूं पेट तो भरे, लेकिन वो शुद्ध आहार से लोगों को मिलना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ बने। ये अभियान चलना चाहिए। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आप शहर में बैठे और आप यूं सोचते होंगे हम तो खेती करते नहीं, हमने क्या लेना, लेकिन खाते तो आप सभी है ना चीजें। जो चीज आज आपको मिल रही है ना बाजार से,
आप लेके आते हैं, उनमें यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक इतनी भारी मात्रा में आ रही है कि अब कोई भी चीज शुद्धता की नहीं रह गई। अभी पिछले दिनों दैनिक भास्कर अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर एक रिसर्च पेपर छापा है और उसमें क्या लिखा है, उस रिसर्च में उन्होंने 105 माताएं ली, ऐसी मां जिन्होंने अभी 1-2 महीने पहले बच्चों को जन्म दिया था, और उन सब माताओं के दूध के सैंपल लिए जो अपने बच्चों को पिलाती हैं। 105 में से 105 ही माताओं के दूध में पेस्टिसाइड पाए गए, यूरिया पाया गया, डिटर्जेंट पाया गया, दुनिया भर का जहर पाया गया। अब आप मेरे को बताओ, बालक के लिए मां का दूध सबसे ज्यादा निरापद पवित्र माना गया। अब पैदा होते ही बालक को ये दूध मिल रहा है तो उसका भविष्य क्या बनेगा? हम कोई भी इस बात की ओर नहीं सोच रहा। ये डॉक्टर कुर्तिक शाह जी मेरे सामने बैठे हैं, प्रसिद्ध होम्योपैथ है आपके आनंद के। इन्होंने मुझे बताया 3.5-4 महीने की बालक को इन्होंने कैंसर उसमें पाया, 3-4 महीने के बच्चे ने। अब उस 3-4 महीने के बच्चे ने ना तो कोई नशा किया है, ना उसने तंबाकू खाया है, ना उसने अभी खाना सीखा है, वो तो अभी माँ के गर्भ से जन्म लेके आया है। आते ही कैंसर वाला शरीर लेकर के पैदा हुआ। ये कैंसर कहां से आ गया? ये गर्भ में रहते हुए माँ ने जो खाया है वो जहर इस बालक के शरीर में जाकर कैंसर पैदा करके आया। आप इतने लोग यहां पर बैठे, मेरी आयु के भी लोग कुछ होंगे, आपसे ही मैं सवाल करता हूं, जब ये रासायनिक खेती नहीं थी, उसके पहले कोई आदमी मेरे को बता दे, आपने कैंसर नाम की बीमारी का नाम सुना हो देश में? हार्ट अटैक किसी का सुना हो? डायबिटीज किसी को रही हो? पेनक्रियाज किसी की खराब हुई हो? किडनी किसी को बदलवानी पड़ी हो? आप और हम जितने बैठे, किसी के पिता दादा ने घुटने बदलवाए हो? बताओ कोई मेरे को। किसी ने नहीं बदलवाए। हजारों साल, लाखों वर्ष से दुनिया बनी हुई, ये कोई बीमारियां नहीं थी। आज ये घर घर में फैल गई हैं। इसके पीछे का कारण तो होगा, बिना कारण के तो कार्य हो ही नहीं सकता दुनिया में, और उसका कारण स्पष्ट दिखाई देता है। आज गाय भैंस के दूध में यूरिया है, वहां पर शुद्धता नहीं है। जो पानी आप पी रहे, कल में आपके पास गांव है, कौन सा गांव था जी? पलोल गांव है ना आपके पास। रात को मैं वहां स्कूल में सोया हूं आपके पड़ोस में, और किसानों के बीच में रहा। आपके यहाँ के जो डीएम साहब हैं वो भी कल मेरे साथ रहे उस गांव में। उन्होंने मेरे को बताया आपके आनंद जिला में, डीडीओ मैडम तो शायद यहाँ भी होंगे, पीछे दिखाई दिए थे मैंने। इन लोगों ने मुझे कल ही बताया आपके 22 गांव में लोगों ने एप्लीकेशन दी कि जी हमारे गांव में पानी की टंकी बनवाओ ताकि घर घर पानी की टूटी से सप्लाई हो, वाटर सप्लाई, नल से जल मिले। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार वहां गई, पानी के सैंपल लिए। 22 गांव के पानी में नाइट्रेट की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वहां वो ट्यूबवेल लगाने के लिए जवाब दिया कि यहां पानी में जहर इतना है कि हम यहां ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। ये आपके इलाके की बात है मेरे प्यारे मित्रों, सज्जनों, आप जहां हैं वहां की बात है। आपके जिला का ये हाल है। और वो कहां से नाइट्रेट आ गया धरती में के पानी में? क्योंकि आप लोग
सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव किसान रहे। प्रोग्रेसिव किसान पता कौन है? प्रोग्रेसिव किसान वो है जो सबसे ज्यादा खेतों में यूरिया डालता है, सबसे ज्यादा डीएपी डालता है, सबसे ज्यादा जंतुनाशक डालता है, सबसे ज्यादा जहर डाल के ज्यादा पैदावार करता, वो प्रोग्रेसिव किसान। और उसको इनाम देते हैं हम इन चीजों को डालने के। कैसे बदलेगा समाज? और उसका परिणाम वो इतना डाला गया कि वो जहर यूरिया धरती को क्रॉस करके भूमिगत जल में भी जाकर के मिल गया। अब वो पानी में मिल रहा है। आपके इन 22 गांव में कह रहे कोई टंकी नहीं लगा सकते, ये आपके डीएम साहब ने कल मुझे बताया। ये हाल, एक फल ऐसा नहीं, एक वेजिटेबल ऐसी नहीं, पानी हवा ऐसी नहीं जिसमें जहर ना हो। और इसका समाधान केवल और केवल एक है, वो है प्राकृतिक खेती की ओर रोकना। अब आप सारे लोगों को एक ही बात पढ़ाई जा रही है अब तक कि यदि प्राकृतिक खेती करेंगे तो लोग भूखे मरेंगे, पेट नहीं भरेगा, उत्पादन कम होगा। अब लोगों को यही नहीं पता कि भाई ये प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, ये जैविक खेती नहीं है। ये जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती में कोई अंतर ही नहीं समझ पा रहे, साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे, किसान कैसे समझेगा? मैं यही प्रचार लोगों के बीच में करता हूं कि भाई ये जैविक खेती को हम भी जानते, उसमें उत्पादन पूरा नहीं मिलता, उसमें परिश्रम भी कम नहीं होता और खर्चा भी कम नहीं होता, लेकिन प्राकृतिक खेती उससे बिल्कुल अलग है। प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है, ये अळसिया अर्थवर्म की खेती है। और ये खेती ऐसे जैसे जंगल होता है, जंगल में आप भाइयों बताओ कौन यूरिया देता है, कौन डीएपी डालने जाता है, कौन गोबर की खाद डालता है, जंगल में कौन पानी देने जाता है? और जंगल का पेड़ समय आने पर फलों से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में लेके जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो भी कुछ चाहिए उसमें भरपूर मात्रा में। जब प्रकृति जंगल के पेड़ को सब कुछ दे रही तो हमारे खेत को क्यों नहीं देगी? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग। हमने अभी पिछले 3-4 वर्षों से गुजरात सरकार इस मिशन पे लगी, माननीय मुख्यमंत्री, कृषि विभाग और ऊपर प्रधानमंत्री जी ने अब इसको राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। उनको चिंता इस बात की, धरती मां जवाब दे रही। आज अस्पताल भरे पड़े, इसका समाधान प्राकृतिक कृषि। आपके आनंद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक नवसारी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक जूनागढ़ और दांतेवाड़ा, इन चारों यूनिवर्सिटीज में हमने काम दिया पिछले 3 साल पहले कि आप प्राकृतिक खेती पर रिसर्च करो, क्या इससे उत्पादन घटेगा, क्या प्रॉब्लम अनाज की आने वाली पीढ़ियों को होगी? अभी 6 महीना पहले इन तीनों यूनिवर्सिटीज, चारों यूनिवर्सिटीज ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें पाया, उन्होंने 3 तरह के सैंपल लगाए अपने खेत में, एक रासायनिक का, एक जैविक का और एक प्राकृतिक का। चारों ही यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च पेपर छाप करके दिए हैं कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं कम होता, इसमें उत्पादन रासायनिक खेती से कम नहीं होता। ये अब रिसर्च आ चुकी है। जब रिसर्च आ गई है तो इस काम को अब हमने बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? पूरे देश में बढ़ाना चाहिए,
ताकि लोगों का जीवन स्वास्थ्य बच सके। और ये धरती बंजर हो चुकी है, पुनः उपजाऊ बन चुकी है। गुजरात सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया और देश में सबसे बड़ा काम किया पहला, और हलोल में प्राकृतिक विज्ञान यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है। ये डॉक्टर यहाँ पर उनके बैठे हैं, टिम्बड़िया जी, वहां पर आज बहुत बड़ा काम रिसर्च का प्राकृतिक खेती का बन चुका है। और आप सबको जानकर खुशी होगी, इस समय लगभग 8-9 लाख खेडूत गुजरात में प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। अब गलती आप लोगों की है, आप लोगों को मैं इसलिए कहने आया हूं, किसान तो उत्पादन शुरू कर गए, आप खरीदना भी तो शुरू करो। आप संकल्प लो आज इस पवित्र दिन पे कि जितने भाई बहन बैठे, आप प्राकृतिक किसानों से संपर्क कीजिए, उनके टेलीफोन लीजिए, आप उनके खेतों से साग भाजी लेके आ सकते हैं। या यहां पर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, हर जिला में, हर तालुका में एक बाजार ऐसा बने जिसमें प्राकृतिक वाले किसान अपना सामान आपको उपलब्ध करवा सके। और ऐसे बहुत बन चुके। आपने स्वस्थ जीवन जीना है, आने वाली पीढ़ियों को बीमारियों से बचाना है, तो आप प्राकृतिक आहार की ओर लौटो। प्राकृतिक खेती में पर्यावरण भी बचेगा, पानी की शुद्धता भी बचेगी, धरती माँ भी बचेगी, देसी गौ माता का भी पालन होगा, और देश का 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष विदेश में जाता है। बदले में यूरिया डीएपी खरीदते हैं, फिर धरती को जहरीला करते हैं, वो जहर लोगों को भोजन में खाने को मिलता है और फिर अस्पताल भरते हैं। 2 लाख करोड़ रुपया ये और 10 लाख करोड़ रुपया अस्पताल दवाइयों का खर्चा। यदि ये बच जाए तो ये देश माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन 2047 तक विकसित भारत होने से कौन रोक सकता है। 12-13 लाख करोड़ रुपया ये बिना काम के हमारा जा रहा बीमारियों में। इस दिशा में सब ने हमने सोचना चाहिए, विशेष करके हमारे यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, युवा बेटे बेटियां जो डिग्रियां ले रहे, इस दिशा में आपने शोध करने चाहिए, इस दिशा में भी काम बढ़ना चाहिए। ये बहुत समय की आवश्यकता है, ये आज देश की बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। आज बहुत प्रसन्नता की बात है, भारत सरकार ने आदरणीय मिनेश शाह जी के डिपार्टमेंट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में विकसित कर दी। अब हमारी ये जो गाय भैंसे ना, अब बैलों की तो जरूरत रही नहीं, ट्रैक्टर आ गई। और गाय जो ना 50% बछड़े देती, 50% बछड़ी देती नॉर्मल, ये नियम है प्रकृति का। अब इन बैलों की जरूरत है नहीं, ये सड़कों पे घूमते, खेती बर्बाद करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं। अब क्या करें, इसका निदान बहुत बढ़िया निकाल दिया है। आप लोगों ने एक टेक्नोलॉजी आई है, सेक्स सॉर्टेड सीमन, बहुत ऊंची क्वालिटी के सांड बुल जो बहुत अच्छी दुधारू माओं के बेटे, उनसे सीमन तैयार कर रहे हैं आप। और इस देश के हर प्रांत में ऐसी लैब स्थापित कर दी हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन गाय को लगेंगे तो वो बछड़ियां ही देगी। लगभग 95% 100 गाय गर्भित होंगी तो 90% से ज्यादा बछड़ियां ही आएंगी और अच्छी क्वालिटी की आएंगी, दुधारू गाय की बनेगी। तो इससे हमारे आने वाले दूध की समस्या समाधान होगी। अब गांव-गांव में मैं इस बात का प्रचार कर रहा हूं। अब मैं आदरणीय चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो कितने ज्यादा सीमन उपलब्ध कराएंगे। अभी पूरे के पूरे हर जिला और हर पशुपालक तक वो नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि खपत बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी साहब ने बताया
कि हर प्रदेश में अलग अलग वो मशीनें अपनी टेक्नोलॉजी से हमने बना ली। पहले विदेश से आती थी, एक एक सीमन 1200-2000 रुपए तक विदेशी बेचते थे, लेकिन गुजरात सरकार ने किसानों के सुविधा और इस परंपरा को बढ़ाने के लिए गुजरात में वो सीमन कुल 50 रुपए में किसान को दे रहे, कुल 50 रुपए। तो एक बहुत बड़ा ये अभियान चल रहा है। मैं लंबी बात न करते हुए, आज का हमारा जो विषय था वो तो समावर्तन संस्कार का है, आज दीक्षांत समारोह है, लेकिन ये सारी चीजें जो कही गई हैं मेरे से पहले और अब भी, ये हम सब के जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजें। आज ये आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है ना, ये जो आपने धर्म कर्म करने, ये होगा तो वो होंगे, यही नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। धर्म अर्थ का मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। आयुर्वेद कहता है कि व्यक्ति का परम जीवन का कर्तव्य धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? जब हमारा शरीर निरोग होगा, जब हम स्वस्थ होंगे। आप भगवान की भक्ति में बैठ गए, कभी कंधे में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, तो काहे का ध्यान लगेगा? हम बीमार है, ना घर के काम कर सकते, ना देश का काम कर सकते। स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र की पूंजी होता है, और स्वस्थ शरीर मिलेगा स्वस्थ आहार से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धता से ही मन, विचार और आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए आहार की पवित्रता परम आवश्यक है। हमारा साग भाजी, अनाज, फल, दूध सब स्वस्थ मिले और रोग मुक्त करने वाले मिले, तब हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएंगे। आज अंत में हमारे जिन बेटे और बेटियों ने आज पदवियां प्राप्त की हैं, उनसे मेरा निवेदन है, जिस जिस विषय का आपने निष्णात बन करके जा रहे हैं, आप उन विषयों को जीवन में खूब पढ़ते रहें, उनको परिष्कृत करते रहें और उनको दुनिया में बांटते रहें। देश के कल्याण के लिए उनका उपयोग करें, तब उसका लाभ। आज के दिन हमारे देश में तैत्तिरीय उपनिषद का उपदेश देते हुए विदाई समारोह होता था छात्रों का, और गुरु कहा करते थे, बेटे सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय नमा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, एष आदेश एष निर्देश, ये उपदेश देता था। और बहुत बड़ी बात कहते थे गुरु, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये अंतिम उपदेश था गुरु का शिष्य के लिए। बेटे जहां भी रहो, वहीं जीवन में सत्य का आचरण करना, जहां भी जीवन में रहो धर्म का आचरण करना, अपनी विद्या को बढ़ाते रहना, और इस विद्या को अपने तक सीमित ना रखना। पर्जन्यो भी वर्षतु, जैसे बादल समुद्र के खारे पानी को भी मीठा बना के उठाता है और वहां बरसाता जहां उसकी जरूरत होती है। तुम भी अपनी विद्या को ऐसे ही परिष्कृत करना, शुद्ध करना, समाज में अंधविश्वास मत फैलाना, अंधकार मत फैलाना, शुद्ध पवित्र ज्ञान का प्रकाश दुनिया में देना, और ऐसे बांटो जैसे बादल दुनिया में बांट करके एक नीरस धरती को भी शस्य श्यामला बना देता है। विद्या वही है जो अज्ञान से मुक्त कराती है, अभाव से मुक्त कराती है, अन्याय से मुक्त कराती है। मानव जीवन के सबसे बड़े 3 ही शत्रु, अज्ञान, अन्याय और अभाव, इन तीनों से जो मुक्ति दिलाई वो विद्या है।
आप इस विद्या का प्रचार मानवता की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जहां भी रहो करते रहो, ये उपदेश गुरु आज के दिन देता था। और साथ में कहता था जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको भी मत छोड़ना। माँ देवता है, पिता देवता है, गुरुजन देवता है, इन्होंने हमें जीवन दिया, गुरुओं ने तपस्या करके विद्या आपको दी है, उनके प्रति सम्मान श्रद्धा का भाव रखना और जीवन में व्यसन मुक्त रहना। इस देश का गुरु क्या बोलता था, बेटे हम और आप इकट्ठे बहुत साल रहे, भगवान है पूर्ण, मनुष्य पूर्ण नहीं। हमारे जीवन में यदि कोई बुराई दिखाई दी हो तो गुरु कहता था हमारी बुराई को यहीं छोड़ जाना, तुम केवल अच्छाई अच्छाई ले जाना और समाज में उसी अच्छाई का प्रचार करना जिससे आने वाली पीढ़ी और समाज अच्छा बन सके। आज जो समाज में युवा पीढ़ी नशों की ओर बढ़ रही है, एक मोबाइल ने लोगों का जीवन बहुत दूभर बना दिया। यहाँ पर भी बैठे बैठे कितने इतने बेचैन हैं, मेरी बात कम सुन रहे हैं, एक बार मेरी ओर करते हैं, एक बार इसकी ओर करते हैं, एक बार यूं करते हैं, एक बार यूं करते हैं। कितना बेचैन कर दिया इसने, हम कितने गुलाम इसके बन गए, कितने दास इस मोबाइल के बन गए, हमारा कितना कोई कंट्रोल अपने पर नहीं रहा, इसके बिना जीवन जीना मुश्किल हो गया। क्या बनेगा भाई? और इसके दुष्परिणाम कितने भयंकर बालकों में आ रहे हैं, इससे बचना चाहिए, इससे हमें बचाना चाहिए। बालकों को अपने आहार की शुद्धता के साथ विचारों की शुद्धता करते हुए इस भारत के भविष्य को अतीत वाला भारत बनाने की दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर निरंजन भाई पटेल कुलपति महोदय और उनकी पूरी टीम जो बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पढ़ने वाले बेटे और बेटियों के निर्माण में लगे हुए हैं, इनको मैं आज के इस आयोजन की बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिभावक और छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आया ये हम सब के लिए गर्व है और वर्तमान में जो डिग्री प्राप्त करने वाले बेटे बेटियां हैं उनके लिए सुअवसर है। आज पूरे भारत में नए नए इंडस्ट्रीज आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं। आपने इन 11 सालों में बदलते देश को देखा है। आज देश के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं पर भी आप जाएं, आपको रोड का एक ऐसा नेटवर्क मिलेगा जहां हम घंटों लगाते थे यात्रा करने में, आज वो कुछ ही क्षणों में तय हो जाते हैं। आज दुनिया के जितने एयरपोर्ट्स थे वो सब बूढ़े हो रहे हैं और भारत के एयरपोर्ट सारे जवान हैं और नई टेक्नोलॉजी से बने हैं और वहां देख करके आनंद होता है। आज सेमीकंडक्टर जिस पर हम विदेश पर आधारित थे, आज उसका हब हमारा गुजरात बन रहा है। बड़ोदरा में कार्गो जहाज बनने शुरू हो गई और दूसरे जहाज बनाने की तैयारी चल रही। इस देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके। ये कितना बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। रेलवे की आप यात्रा करते होंगे, 10-12 साल पहले एक बिल्कुल रटी रटाई बात होती थी। जहां कोई बड़ा स्टेशन आने की संभावना हो तो पता लग जाता था, स्टेशन आने से नहीं लगता था। जब बदबू शुरू आनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ा स्टेशन आने वाला है, ये हालत थी हमारी। गंदगी के ढेर, सारा शहर वहीं बैठता था कि रेलवे की पटरियों के पास। आज रेलवे को देखते हैं तो कहीं वंदे भारत जा रही है, कहीं शताब्दी चल रही है, कहीं राजधानी चल रही है, कहीं दूसरी ट्रेन। आज लोग घड़ी
ट्रेन को देख करके मिलाने लगे। इतना एक्यूरेट टाइम पर आज हमारी रेलवे चल रही है, इतनी साफ सुथरी व्यवस्था में चल रही है, जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की पूरी आबादी है, इतने लोग प्रतिदिन भारत की ट्रेन में यात्रा करते हैं। ये कितना बड़ा परिवर्तन आज देश में आ रहा है। शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति जो आने वाली भारत की पीढ़ियों के भविष्य को बदलने का कारण बनने वाली है। ये गली सड़ी व्यवस्था को बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मजबूती से, लाखों लोगों की सहायता आप जैसे विद्वानों की लेकर नई शिक्षा नीति जो आई है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनेगी। हमारी यूनिवर्सिटी इस शिक्षा नीति को अमल में लाएं और इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में श्री मिनेश शाह जी, सौभाग्य है मेरा इनका परिचय पिछले दिनों हुआ, और जिस काम को ये करते हैं, ये काम करते और मैं इनका प्रचार करता हूं गांव में जाकर के। ये अभियान चल रहा है। आजकल आप जानते हैं, लोग खेती की बात करते हैं, लेकिन मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूं। मैं उस खेती की बात नहीं करता। लोगों का काम एक चल रहा है कि लोगों का पेट भरना चाहिए। मैं कहता हूं पेट तो भरे, लेकिन वो शुद्ध आहार से लोगों को मिलना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ बने। ये अभियान चलना चाहिए। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आप शहर में बैठे और आप यूं सोचते होंगे हम तो खेती करते नहीं, हमने क्या लेना, लेकिन खाते तो आप सभी है ना चीजें। जो चीज आज आपको मिल रही है ना बाजार से, आप लेके आते हैं, उनमें यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक इतनी भारी मात्रा में आ रही है कि अब कोई भी चीज शुद्धता की नहीं रह गई। अभी पिछले दिनों दैनिक भास्कर अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर एक रिसर्च पेपर छापा है, और उसमें क्या लिखा है? उस रिसर्च में उन्होंने 105 माताएं ली, ऐसी मां जिन्होंने अभी 1-2 महीने पहले बच्चों को जन्म दिया था, और उन सब माताओं के दूध के सैंपल लिए जो अपने बच्चों को पिलाती हैं। 105 में से 105 ही माताओं के दूध में पेस्टिसाइड पाए गए, यूरिया पाया गया, डिटर्जेंट पाया गया, दुनिया भर का जहर पाया गया। अब आप मेरे को बताओ, बालक के लिए मां का दूध सबसे ज्यादा निरापद पवित्र माना गया। अब पैदा होते ही बालक को ये दूध मिल रहा है तो उसका भविष्य क्या बनेगा? हम कोई भी इस बात की ओर नहीं सोच रहा। ये डॉक्टर कुर्तिक शाह जी मेरे सामने बैठे हैं, प्रसिद्ध होम्योपैथ है आपके आनंद के। इन्होंने मुझे बताया 3.5-4 महीने की बालक को इन्होंने कैंसर उसमें पाया, 3-4 महीने के बच्चे। अब उस 3-4 महीने के बच्चे ने ना तो कोई नशा किया है, ना उसने तंबाकू खाया है, ना उसने अभी खाना सीखा है। वो तो अभी माँ के गर्भ से जन्म लेके आया है, आते ही कैंसर वाला शरीर लेकर के पैदा हुआ। ये कैंसर कहां से आ गया? ये गर्भ में रहते हुए माँ ने जो खाया है वो जहर इस बालक के शरीर में जाकर कैंसर पैदा करके आया। आप इतने लोग यहाँ पर बैठे, मेरी आयु के भी लोग कुछ होंगे। आपसे ही मैं सवाल करता हूं, जब ये रासायनिक खेती नहीं थी, उसके पहले कोई आदमी मेरे को बता दे आपने कैंसर नाम की बीमारी का नाम सुना हो देश में? हार्ट अटैक किसी का सुना हो? डायबिटीज किसी को रही हो?
पेनक्रियाज किसी की खराब हुई, किडनी किसी को बदलवानी पड़ी, आप और हम जितने बैठे किसी के पिता दादा ने घुटने बदलवाए हो बताओ कोई मेरे को? किसी ने नहीं बदलवाए। हजारों साल लाखों वर्ष से दुनिया बनी हुई, ये कोई बीमारियां नहीं थी, आज ये घर घर में फैल गई हैं। इसके पीछे का कारण तो होगा, बिना कारण के तो कार्य हो ही नहीं सकता दुनिया में, और उसका कारण स्पष्ट दिखाई देता है। आज गाय भैंस के दूध में यूरिया है, वहां पर शुद्धता नहीं है। जो पानी आप पी रहे, कल में आपके पास गांव है, कौन सा गांव था जी? पलोल गांव है ना आपके पास। रात को मैं वहां स्कूल में सोया हूं आपके पड़ोस में, और किसानों के बीच में रहा। आपके यहाँ के जो डीएम साहब हैं वो भी कल मेरे साथ रहे उस गांव में। उन्होंने मेरे को बताया आपके आनंद जिला में, डीडीओ मैडम तो शायद यहाँ भी होंगे, पीछे दिखाई दिए थे मैंने, इन लोगों ने मुझे कल ही बताया आपके 22 गांव में लोगों ने एप्लीकेशन दी कि जी हमारे गांव में पानी की टंकी बनवाओ ताकि घर घर पानी की टूटी से सप्लाई हो, वाटर सप्लाई, नल से जल मिले। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार वहां गई, पानी के सैंपल लिए, 22 गांव के पानी में नाइट्रेट की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वहां वो ट्यूबवेल लगाने के लिए जवाब दिया कि यहां पानी में जहर इतना है कि हम यहां ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। ये आपके इलाके की बात है मेरे प्यारे मित्रों सज्जनों, आप जहां हैं वहां की बात है, आपके जिला का ये हाल है। और वो कहां से नाइट्रेट आ गया धरती में के पानी में? क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव किसान रहे। प्रोग्रेसिव किसान पता कौन है? प्रोग्रेसिव किसान वो है जो सबसे ज्यादा खेतों में यूरिया डालता है, सबसे ज्यादा डीएपी डालता है, सबसे ज्यादा जंतुनाशक डालता है, सबसे ज्यादा जहर डाल के ज्यादा पैदावार करता, वो प्रोग्रेसिव किसान। और उसको इनाम देते हैं हम इन चीजों को डालने के। कैसे बदलेगा समाज? और उसका परिणाम वो इतना डाला गया कि वो जहर यूरिया धरती को क्रॉस करके भूमिगत जल में भी जाकर के मिल गया, अब वो पानी में मिल रहा है। आपके इन 22 गांव में कह रहे कोई टंकी नहीं लगा सकते, ये आपके डीएम साहब ने कल मुझे बताया। ये हाल, एक फल ऐसा नहीं, एक वेजिटेबल ऐसी नहीं, पानी हवा ऐसी नहीं जिसमें जहर ना हो। और इसका समाधान केवल और केवल एक है, वो है प्राकृतिक खेती की ओर रोकना। अब आप सारे लोगों को एक ही बात पढ़ाई जा रही है अब तक कि यदि प्राकृतिक खेती करेंगे तो लोग भूखे मरेंगे, पेट नहीं भरेगा, उत्पादन कम होगा। अब लोगों को यही नहीं पता कि भाई ये प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, ये जैविक खेती नहीं है। ये जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती में कोई अंतर ही नहीं समझ पा रहे, साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे, किसान कैसे समझेगा? मैं यही प्रचार लोगों के बीच में करता हूं कि भाई ये जैविक खेती को हम भी जानते, उसमें उत्पादन पूरा नहीं मिलता, उसमें परिश्रम भी कम नहीं होता और खर्चा भी कम नहीं होता, लेकिन प्राकृतिक खेती उससे बिल्कुल अलग है। प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है, ये अळसिया अर्थवर्म की खेती है। और ये खेती ऐसे जैसे जंगल होता है, जंगल में आप भाइयों बताओ कौन यूरिया देता है, कौन डीएपी डालने जाता है, कौन गोबर की खाद डालता है, जंगल में कौन पानी देने जाता है? और जंगल का पेड़ समय आने पर फलों से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में लेके जाओ,
उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो भी कुछ चाहिए उसमें भरपूर मात्रा में। जब प्रकृति जंगल के पेड़ को सब कुछ दे रही तो हमारे खेत को क्यों नहीं देगी? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे। इसका नाम प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग। हमने अभी पिछले 3-4 वर्षों से गुजरात सरकार इस मिशन पे लगी। माननीय मुख्यमंत्री, कृषि विभाग और ऊपर प्रधानमंत्री जी ने अब इसको राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। उनको चिंता इस बात की, धरती माँ जवाब दे रही। आज अस्पताल भरे पड़े, इसका समाधान प्राकृतिक कृषि। आपके आनंद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक नवसारी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक जूनागढ़ और दांतेवाड़ा, इन चारों यूनिवर्सिटीज में हमने काम दिया पिछले 3 साल पहले कि आप प्राकृतिक खेती पर रिसर्च करो, क्या इससे उत्पादन घटेगा, क्या प्रॉब्लम अनाज की आने वाली पीढ़ियों को होगी। अभी 6 महीना पहले इन तीनों यूनिवर्सिटीज, चारों यूनिवर्सिटीज ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें पाया, उन्होंने 3 तरह के सैंपल लगाए अपने खेत में, एक रासायनिक का, एक जैविक का और एक प्राकृतिक का। चारों ही यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च पेपर छाप करके दिए हैं कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं कम होता, इसमें उत्पादन रासायनिक खेती से कम नहीं होता। ये अब रिसर्च आ चुकी है। जब रिसर्च आ गई है तो इस काम को अब हमने बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? पूरे देश में बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों का जीवन स्वास्थ्य बच सके। और ये धरती बंजर हो चुकी है, पुनः उपजाऊ बन चुकी है। गुजरात सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया और देश में सबसे बड़ा काम किया पहला, और हलोल में प्राकृतिक विज्ञान यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है। ये डॉक्टर यहाँ पर उनके बैठे हैं, टिम्बड़िया जी, वहां पर आज बहुत बड़ा काम रिसर्च का प्राकृतिक खेती का बन चुका है। और आप सबको जानकर खुशी होगी, इस समय लगभग 8-9 लाख खेडूत गुजरात में प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। अब गलती आप लोगों की है, आप लोगों को मैं इसलिए कहने आया हूं, किसान तो उत्पादन शुरू कर गए, आप खरीदना भी तो शुरू करो। आप संकल्प लो आज इस पवित्र दिन पे कि जितने भाई बहन बैठे, आप प्राकृतिक किसानों से संपर्क कीजिए, उनके टेलीफोन लीजिए, आप उनके खेतों से साग भाजी लेके आ सकते हैं। या यहाँ पर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, हर जिला में, हर तालुका में एक बाजार ऐसा बने जिसमें प्राकृतिक वाले किसान अपना सामान आपको उपलब्ध करवा सके। और ऐसे बहुत बन चुके। आपने स्वस्थ जीवन जीना है, आने वाली पीढ़ियों को बीमारियों से बचाना है, तो आप प्राकृतिक आहार की ओर लौटो। प्राकृतिक खेती में पर्यावरण भी बचेगा, पानी की शुद्धता भी बचेगी, धरती माँ भी बचेगी, देसी गौ माता का भी पालन होगा और देश का 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष विदेश में जाता है। बदले में यूरिया डीएपी खरीदते हैं, फिर धरती को जहरीला करते हैं, वो जहर लोगों को भोजन में खाने को मिलता है और फिर अस्पताल भरते हैं। 2 लाख करोड़ रुपया ये और 10 लाख करोड़ रुपया अस्पताल दवाइयों का खर्चा। यदि ये बच जाए तो ये देश माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन 2047 तक विकसित भारत होने से कौन रोक सकता है? 12-13 लाख करोड़ रुपया ये बिना काम के हमारा जा रहा बीमारियों में। इस दिशा में
सब ने हमने सोचना चाहिए, विशेष करके हमारे यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, युवा बेटे बेटियां जो डिग्रियां ले रहे, इस दिशा में आपने शोध करने चाहिए, इस दिशा में भी काम बढ़ना चाहिए। ये बहुत समय की आवश्यकता है, ये आज देश की बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। आज बहुत प्रसन्नता की बात है, भारत सरकार ने, आदरणीय मिनेश शाह जी के डिपार्टमेंट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में विकसित कर दी। अब हमारी ये जो गाय भैंस है ना, अब बैलों की तो जरूरत रही नहीं, ट्रैक्टर आ गई। और गाय जो ना 50% बछड़े देती, 50% बछड़ी देती, नॉर्मल, ये नियम है प्रकृति का। अब इन बैलों की जरूरत है नहीं, ये सड़कों पे घूमते, खेती बर्बाद करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं। अब क्या करें, इसका निदान बहुत बढ़िया निकाल दिया है। आप लोगों ने एक टेक्नोलॉजी आई है, सेक्स सॉर्टेड सीमन, बहुत ऊंची क्वालिटी के सांड बुल जो बहुत अच्छी दुधारू माओं के बेटे, उनसे सीमन तैयार कर रहे हैं आप। और इस देश के हर प्रांत में ऐसी लैब स्थापित कर दी हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन गाय को लगेंगे तो वो बछड़ियां ही देगी। लगभग 95% 100 गाय गर्भित होंगी तो 90% से ज्यादा बछड़ियां ही आएंगी और अच्छी क्वालिटी की आएंगी, दुधारू गाय की बनेगी। तो इससे हमारे आने वाले दूध की समस्या समाधान होगी। अब गांव-गांव में मैं इस बात का प्रचार कर रहा हूं। अब मैं आदरणीय चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो कितने ज्यादा सीमन उपलब्ध कराएंगे। अभी पूरे के पूरे हर जिला और हर पशुपालक तक वो नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि खपत बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी साहब ने बताया कि हर प्रदेश में अलग अलग वो मशीनें अपनी टेक्नोलॉजी से हमने बना ली। पहले विदेश से आती थी, एक एक सीमन 1200-2000 रुपए तक विदेशी बेचते थे। लेकिन गुजरात सरकार ने किसानों के सुविधा और इस परंपरा को बढ़ाने के लिए गुजरात में वो सीमन कुल 50 रुपए में किसान को दे रहे, कुल 50 रुपए। तो एक बहुत बड़ा ये अभियान चल रहा है। मैं लंबी बात न करते हुए, आज का हमारा जो विषय था वो तो समावर्तन संस्कार का है, आज दीक्षांत समारोह है। लेकिन ये सारी चीजें जो कही गई हैं मेरे से पहले और अब भी, ये हम सब के जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजें। आज ये आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है ना, ये जो आपने धर्म कर्म करने, ये होगा तो वो होंगे, यही नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। आयुर्वेद कहता है कि व्यक्ति का परम जीवन का कर्तव्य धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? जब हमारा शरीर निरोग होगा, जब हम स्वस्थ होंगे। आप भगवान की भक्ति में बैठ गए, कभी कंधे में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, तो काहे का ध्यान लगेगा? हम बीमार है, ना घर के काम कर सकते, ना देश का काम कर सकते। स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र की पूंजी होता है और स्वस्थ शरीर मिलेगा स्वस्थ आहार से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धता से ही मन विचार और आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए आहार की पवित्रता परम आवश्यक है। हमारा साग भाजी अनाज फल दूध सब स्वस्थ मिले और रोग मुक्त करने वाले मिले, तब हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएंगे। आज अंत में हमारे जिन बेटे और बेटियों ने आज पदवियां प्राप्त की हैं, उनसे मेरा निवेदन है, जिस जिस विषय का आपने निष्णात बन करके जा रहे हैं, आप उन विषयों को जीवन में खूब पढ़ते रहें, उनको परिष्कृत करते रहें,
और उनको दुनिया में बांटते रहे, देश के कल्याण के लिए उनका उपयोग करें, तब उसका लाभ। आज के दिन हमारे देश में तैत्तिरीय उपनिषद का उपदेश देते हुए विदाई समारोह होता था छात्रों का, और गुरु कहा करते थे, बेटे सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायनमा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, एष आदेश एष निर्देश, ये उपदेश देता था। और बहुत बड़ी बात कहते थे गुरु, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये अंतिम उपदेश था गुरु का शिष्य के लिए। बेटे जहां भी रहो वहीं जीवन में सत्य का आचरण करना, जहां भी जीवन में रहो धर्म का आचरण करना, अपनी विद्या को बढ़ाते रहना, और इस विद्या को अपने तक सीमित ना रखना। पर्जन्यो भी वर्षतु, जैसे बादल समुद्र के खारे पानी को भी मीठा बना के उठाता है और वहां बरसाता है जहां उसकी जरूरत होती है, तुम भी अपनी विद्या को ऐसे ही परिष्कृत करना, शुद्ध करना, समाज में अंधविश्वास मत फैलाना, अंधकार मत फैलाना, शुद्ध पवित्र ज्ञान का प्रकाश दुनिया में देना, और ऐसे बांटो जैसे बादल दुनिया में बांट करके एक नीरस धरती को भी शस्य श्यामला बना देता है। विद्या वही है जो अज्ञान से मुक्त कराती है, अभाव से मुक्त कराती है, अन्याय से मुक्त कराती है। मानव जीवन के सबसे बड़े तीन ही शत्रु, अज्ञान, अन्याय और अभाव, इन तीनों से जो मुक्ति दिलाए वो विद्या है। आप इस विद्या का प्रचार मानवता की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जहां भी रहो करते रहो, ये उपदेश गुरु आज के दिन देता था। और साथ में कहता था, जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको भी मत छोड़ना। माँ देवता है, पिता देवता है, गुरुजन देवता है, इन्होंने हमें जीवन दिया, गुरुओं ने तपस्या करके विद्या आपको दी है, उनके प्रति सम्मान श्रद्धा का भाव रखना और जीवन में व्यसन मुक्त रहना। इस देश का गुरु क्या बोलता था, बेटे हम और आप इकट्ठे बहुत साल रहे, भगवान है पूर्ण, मनुष्य पूर्ण नहीं। हमारे जीवन में यदि कोई बुराई दिखाई दी हो तो गुरु कहता था हमारी बुराई को यहीं छोड़ जाना, तुम केवल अच्छाई अच्छाई ले जाना और समाज में उसी अच्छाई का प्रचार करना जिससे आने वाली पीढ़ी और समाज अच्छा बन सके। आज जो समाज में युवा पीढ़ी नशों की ओर बढ़ रही है, एक मोबाइल ने लोगों का जीवन बहुत दूभर बना दिया। यहाँ पर भी बैठे बैठे कितने इतने बेचैन हैं, मेरी बात कम सुन रहे हैं, एक बार मेरी ओर करते हैं, एक बार इसकी ओर करते हैं, एक बार यूं करते हैं, एक बार यूं करते हैं। कितना बेचैन कर दिया इसने, हम कितने गुलाम इसके बन गए, कितने दास इस मोबाइल के बन गए, हमारा कितना कोई कंट्रोल अपने पर नहीं रहा, इसके बिना जीवन जीना मुश्किल हो गया। क्या बनेगा भाई? और इसके दुष्परिणाम कितने भयंकर बालकों में आ रहे हैं। इससे बचना चाहिए, इससे हमें बचाना चाहिए। बालकों को अपने आहार की शुद्धता के साथ विचारों की शुद्धता करते हुए इस भारत के भविष्य को अतीत वाला भारत बनाने की दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर निरंजन भाई पटेल कुलपति महोदय और उनकी पूरी टीम जो बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पढ़ने वाले बेटे और बेटियों के निर्माण में लगे हुए हैं, इनको मैं आज के इस आयोजन की बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिभावक और छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।